वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एमबीए के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 जो कि सब्जेक्ट नॉलेज वाला सेक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो अगर हम वर्ड बिजनेस को देखते हैं तो इसका लिटरली तौर पर यानी कि लफ्जी तौर पर मतलब ये होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग बिजी यानी कि बिजी रहने की हालत। और जो टर्म बिजनेस है इसमें जो है वो तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि पैसा अर्न करने के हवाले से है, मनी अर्न करने के हवाले से है। क्योंकि जनरली तौर पर जो बिज़नेस किया जाता है उसका जो कोर पर्पज़ होता है वो मनी अर्न करना होता है। और बाकी और भी ज़ाहिर बात है पर्पसेस होते हैं, लेकिन ये कोर पर्पज़ में होता है, इसको कंसिडर किया जाता है। अब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे बिजनेस की, एक अच्छे बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये ज़ाहिर बात है कैपिटल है। हर बिजनेस में ज़ाहिर बात है एक अच्छे बिजनेस में कैपिटल जो है वो अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा जितना रिक्वायर्ड है, जो उसकी नेचर है उसके हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है। ज़ाहिर बात है हर बिज़नेस की नेचर के हिसाब से ही कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, यानी कि यूटिलिटी से मुराद होता है कि सेटिस्फेक्शन। और यूटिलिटी कहाँ से क्रिएट की जाएगी? प्रोडक्ट के ज़रिए। प्रोडक्ट के ज़रिए जो है सेटिस्फाई किया जाता है कस्टमर को, तो क्रिएट की जाती है यूटिलिटी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को। और उसके अलावा एक अच्छा बिजनेस जो है वो इस्लामिक प्रोसेस के मुताबिक है, जो इस्लामिक रूल्स हैं जो इस्लाम में अलाउ है उसको फॉलो किया जाए और जो अलाउ नहीं है उसको अवॉइड किया जाए। और सोशल वेलफेयर यानी कि अब प्रॉफिट तो अर्न किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि पॉल्यूशन करना, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए, टोटली अवॉइड किया जाए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं। और ये इस्लामिक प्रोसेस से भी लिंक है, ये जो है सोशल वेलफेयर इस्लामिक प्रोसेस से भी लिंक है, क्योंकि इस्लामिक रूल्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ अलाउ नहीं है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। बिजनेस के अंदर हर वो चीज़ की जाएगी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए है, लेकिन जाहिर बात है ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री के से मुराद जो है वो नॉर्मली तौर पे ये होता है कि जहाँ पर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी फॉर्म चेंज की जाती है, कोई चीज़ बनाई जाती है। और कॉमर्स से मुराद जो है वो तिजारत इस भी कहते हैं कॉमर्स को, तो इसके अंदर ट्रेड भी आ जाता है और एड टू ट्रेड भी आ जाता है। यानी कि ख़रीदो फ़रोख्त। ज़ाहिर बात है ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि लोग ख़रीदते हैं एक चीज़ को और फिर आगे जाके उसको बेच देते हैं अपना प्रॉफिट वगैरह रख के। और दूसरी तरफ एड टू ट्रेड से मुराद ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सर्विसेज जिनके अंदर जिनके ज़रिए हमें ट्रेडिंग करते हैं, हम जिनके ज़रिए या जिनकी मदद से हम ट्रेडिंग करते हैं, एक तरह से जिनसे मदद मिलती है हमें ट्रेडिंग के अंदर, जैसे कि बैंकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब इंडस्ट्री की भी कई सारी तरह की इंडस्ट्री हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव होती है जो कि ज़मीन वगैरह से ऐसे चीज़ें निकाली जाती हैं। जेनेटिक होती है जिसमें जीन्स में चेंज किया जाता है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है जो कि कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे कि घर वगैरह की कंस्ट्रक्शन है या रोड वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं, फ़ोन बनाया जा रहा है, कोई भी चीज़ बनाई जाए। और सर्विस इंडस्ट्री होती है, आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है सर्विस इंडस्ट्री। अब तो हमें हर जगह देखने में आती है। जैसे कि बैंक की मिसाल ले लें, बैंक भी अब तो काफ़ी हमें हर जगह देखने में आते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि सर्विसेज दी जाती है लोगों को। कॉमर्स की हम बात करते हैं तो कॉमर्स में होता क्या है कि बाय और सेल किया जाता है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिनिश गुड्स की, ऐसे गुड्स जो कि इस्तेमाल के काबिल होते हैं। सिंपल वर्ड में बात की जाए तो ट्रेड और एड टू ट्रेड जो है वो कॉमर्स कहलाया जाता है। ये आपको पीछे भी बताया जा चुका है ट्रेड क्या है, ये तो खैर नॉर्मली तौर पे लोग जानते भी हैं। और एड टू ट्रेड से मुराद जो है वो बैंकिंग और वेयर हाउस वगैरह इसमें आ जाता है, जो ट्रेड के लिए ज़ाहिर बात है जिनसे मदद मिलती है हमें। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पे भी आपको कुछ इस बारे में बताया जा रहा है। तो चार चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे आपको लैंड तो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन लैंड जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती है। जो भी फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो आ जाते हैं इसके अंदर। और एंटरप्रेन्योरशिप है यानी कि जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो। और कैपिटल जो कि सरमाया लगाए और
वो आ जाता है, और इसके अंदर कैपिटल में मशीनरी वगैरह भी आ जाती है, और उसके अलावा लेबर यानी कि जो लोग काम करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कई सारे हैं, लेकिन जो दो मेन इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें प्लान्ड इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का, और दूसरा फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है ज़्यादातर। शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो ये जो एक ऐसा एनालिसिस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का होता है। स्ट्रेंथ वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। क्वालिटीज़ की हम बात करें एक अच्छे बिजनेसमैन की, तो ये कि वो अच्छा प्लानर होता है, वो कॉपरेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी, अपने जो वो होते हैं क्या कहते हैं पार्टनर्स भी, उनके साथ भी। डिसीजन मेकिंग, वो अच्छी तरह से डिसीजन ले सकता है कि कौन सा डिसीजन बेटर है। ऑनेस्टी भी ज़ाहिर बात है मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो ऑनेस्टी है तो उससे क्वालिटी पे भी जो है असर पड़ता है। जितना ऑनेस्ट होगा उतनी ज़्यादा वो क्वालिटी प्रोडक्ट देगा या फिर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऑनेस्टी नहीं होगी तो लोग ज़ाहिर बात है ऐसे डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन के पास दोबारा नहीं जाएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए या सर्विस हासिल करने के लिए। और इसी तरह लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, सिर्फ मैनेजेरियल क्वालिटीज़ नहीं बल्कि लीडरशिप क्वालिटी। और लीडर वो होता है जो कि सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता बल्कि एम्प्लॉयज़ की वो मदद करता है। जब एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाकायदा खुद करके वो दिखाता है कि किस तरीके से हो। सो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में आ जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि लीडर वो होता है जो कि कुछ चेंज लेकर आता है, कोई तब्दीली वगैरह कुछ ऐसा जो कि मतलब एक चीज़ चल रही है उसको चेंज करता है, वो चैलेंज करता है स्टेटस को वगैरह को। अब अगर हम देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि सॉल प्रोप्राइटरशिप है जो कि सिंगल ओनर होता है, एक ही ओनर होता है। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो जाहिर बात है एक से ज़्यादा ओनर होते हैं इसमें। जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर तो जाहिर बात है लिमिटेड ओनर्स होते हैं, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसको हम कह सकते हैं उसमें अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं। और वो इतना से पब्लिक उसको ऑन करती है क्योंकि उसके शेयर जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं कि पब्लिक भी उन शेयर्स को ख़रीद के वो भी मेंबर्स बन सकते हैं, ओनर्स बन सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो उस सेंस के अंदर जो पीछे आपको डेफिनेशन बिजनेस की बताई गई थी उस सेंस के अंदर इसको बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता बल्कि वो लोगों की हेल्प करना होता है। अब वो एक अलग बात है कि बिजनेस अर्न तो करेगा प्रॉफिट, जाहिर बात है जब बिजनेस रन किया जाएगा, लेकिन उस प्रॉफिट को जो लोग चलाने वाले होते हैं वो उस प्रॉफिट को अगर है भी तो उसको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये कि अपने पर्सनल उनके लिए वो यूज़ नहीं करेंगे कि अपने पर्सनली जो है वो उनकी पॉकेट्स में जाएगा प्रॉफिट। सो ये एक मकसद इसका नहीं होता, लोगों के लिए होता है, लोगों की वेलफेयर के लिए। और उसके अलावा कॉम्बिनेशन, अब ये जो है टिपिकल सेंस में ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन जब आपस में मिल जाती हैं तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के ज़रिए वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अब काइंड्स ऑफ पार्टनर की हम बात करते हैं, कई सारे पार्टनर्स की काइंड होती है, कोई एक तरह का पार्टनर नहीं होता। एक्टिव पार्टनर होता है जो टोटली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस अफेयर में। सीक्रेट पार्टनर होता है, पब्लिक को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर है जिसने इन्वेस्ट तो कर दिया है, लेकिन वो क्या है, ऐसा पार्टनर होता है कि जो इन्वेस्ट करता है लेकिन वो कहता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। वो स्लीपिंग पार्टनर होता है। जो काम करेंगे वो एक्टिव पार्टनर करेगा, क्योंकि जनरली होता क्या है, ये ऐसा होता है कि स्लीपिंग पार्टनर पैसा लगाता है और एक्टिव पार्टनर जिसके पास पैसा नहीं होता वो पार्टिसिपेट करता है। और साइलेंट पार्टनर होता है जो कि मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा नहीं लेता। और सीनियर पार्टनर होता है जो ज़्यादा जिसका बड़ा शेयर है, जूनियर पार्टनर वो जिसका कम शेयर होता है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप एट विल की हम बात करें, अगर पार्टनरशिप को अनडिफाइंड टाइम के लिए बनाया जाता है कि उसका कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि मतलब कभी भी उसको हम ख़त्म कर सकते हैं और जब तक चलेगी चलाएंगे, तो वो पार्टनरशिप एट विल है। और ज़्यादातर जो पार्टनरशिप की बिज़नेस हम देखते हैं वो इसी काइंड के बिज़नेस होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी काइंड है, जैसे कि पार्टिकुलर है, ये जो है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, इसके अंदर लाइबिलिटीज़ जो होती है कुछ पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है उतना है। नॉर्मली होता क्या है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर जो डेट है, जो कर्जा है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में तो फिर पार्टनर्स की अपनी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करना पड़ सकता है। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर होता है उसका मामला ऐसा नहीं होगा।
अब पार्टनरशिप डीड की हम बात करते हैं तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से होता क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो तबाह हो जाते हैं। सो ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर तमाम टर्म्स और कंडीशंस जो है वो बिज़नेस की होती हैं। सो अब ये डीड जो है वो जितना ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब जितनी ज़्यादा इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी उतना ज़्यादा जो है वो बेटर रहेगा। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसमें डेट होता है उस जब एग्रीमेंट किया गया, और नाम जो है बिज़नेस का, बिज़नेस की नेचर किस तरह का बिज़नेस है, और इसके अलावा नाम लिखे होंगे, एड्रेस लिखे होंगे, टेलीफोन नंबर और जो ईमेल्स हैं पार्टनर्स के, और जो कैपिटल है कितना सरमाया जो है वो लगाया गया है, और अगर कोई ड्यूरेशन भी है कि कितने ड्यूरेशन के लिए तो वो भी लिखी जाएगी कितनी ड्यूरेशन के लिए चला रहे हैं। इसके अलावा ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर भी, कि कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी है, कौन सा पार्टनर क्या काम करना है, और अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो ये भी लिखा जाएगा कि मिलेगी, और कितना अमाउंट मिलेगा ये भी लिखा जाएगा, यानी कि हर चीज़ जो है, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो भी लिखा जाएगा। अगर कोई पार्टनर जो है ऐसा है जिसको विड्रॉ करने की इजाज़त दी जाएगी पैसा निकालने की, तो वो भी लिखा जाएगा, और विड्रॉल का प्रोसीजर भी लिखा जाएगा कि किस तरीके से वो विड्रॉल करे, और आर्बिट्रेशन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा कोर्ट जाने से पहले। तो अब ये तमाम चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली चल सकती है, अदरवाइज जो है वो कई सारी पार्टनरशिप इसी वजह से तबाह हो जाती है पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से। अब व्हाट इज़ अ मीटिंग, अब हम मीटिंग की बात करते हैं तो मीटिंग क्या है, मीटिंग लोग आप सबने सुना है मीटिंग क्या है, मतलब मीटिंग के बारे में वैसे तो सुना है कि मीटिंग होती क्या है, मीटिंग के बारे में लोगों को पता, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो मीटिंग में होता क्या है कि गैदरिंग होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं प्रीवियस नोटिस के ज़रिए या फिर म्यूचुअल अरेंजमेंट होती है डिस्कशन के लिए, और ट्रांजैक्शन होती है कुछ बिजनेस की, और काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग, कंपनी मीटिंग की हम काइंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर मीटिंग होती है, और इसकी भी 3 काइंड्स है, जिसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, ये जो है एक ऐसी होती है जो कि सिर्फ एक बार होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की लाइफ में सिर्फ एक बार होगी, जबकि एनुअल जनरल मीटिंग जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है ये साल में एक बार हो जाएगी। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग होती है। अब ये जो मीटिंग होती है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के इश्यूज आ जाते हैं तब होती है, तब उसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। डायरेक्टर्स मीटिंग की बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जो कि ऑनर्स भी हम कह सकते हैं जिनको, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं कि वो रन करें और मैनेज करें कंपनी को, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं इनको डायरेक्टर्स जो है वो कहा जाता है। और ये ज़ाहिर बात है डिफरेंट होते हैं नंबर्स इन डिफरेंट कंपनीज, यानी कि इनकी कोई तादाद जो है वो, जो इनके नंबर्स हम कह लें कि 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, कोई इनकी एक ख़ास स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, कोई ख़ास तादाद इनकी नहीं है मौजूद, ना लॉ के अंदर है ना प्रैक्टिकली भी कहीं नहीं है कि जो है वो इतने होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये कंपनीज के ऊपर। सो डिफरेंट कंपनीज में इनके डिफरेंट जो है वो नंबर्स होते हैं। अब काइंड ऑफ शेयर्स कैपिटल की हम बात करते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, तो शेयर कैपिटल भी डिफरेंट काइंड्स हैं, इसकी भी ऑथराइज कैपिटल होता है जो मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है, जो मैक्सिमम होता है, यानी कि इससे ज़्यादा इशू नहीं किया जा सकता। सो वो ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल का लाया जाता है। और इशूड कैपिटल की बात करें तो ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है सेल के लिए। अनइशूड कैपिटल की बात करें वो पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का जो कि ऑफर नहीं किया गया जनरल पब्लिक को। और सब्सक्राइब कैपिटल की बात करें वो पार्ट होता है इशूड कैपिटल का जिसके लिए एप्लीकेशन जो है वो भेजी गई पब्लिक को और एक्सेप्ट भी हो गई, वो सब्सक्राइब हो गया। और कॉल्ड अप कैपिटल की बात करें तो कंपनी को जो है वो रिक्वायर होती है पेमेंट जो है पार वैल्यू की, या तो इंस्टॉलमेंट में करे या फिर एक साथ कर दे। सो जो अमाउंट शेयर होता है डिमांड जो करती है कंपनी वो कहलाया जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। और अनकॉल्ड अप की बात करें तो कंपनी को रिक्वायर होता है पेमेंट जो है, अच्छा ये तो होता ही है, लेकिन जो अमाउंट जो होता है शेयर का जो कि डिमांड नहीं करती कंपनी वो कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल की बात करें सो ये जो है पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल का जो कि एक्चुअली रिसीव हुआ कंपनी को। और रिजर्व कैपिटल की हम बात करें सो
जो कि रिजर्व होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए जो रिजर्व किया जाता है कैपिटल या फिर फ्यूचर नीड के लिए, इसको हम रिजर्व कैपिटल जो वो कहते हैं। नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें, सो ये एबिलिटी होती है, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी काबिलियत होती है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, रिस्क भी लेते हैं और फिर इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए जनरली तौर पे होता क्या है कि नए बिज़नेस जो है वो बनाए जाते हैं। आप देखते हैं अक्सर जो है नए बिज़नेस बनाने वाले एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं अपने आप को। सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा आज के दौर में देखने में हमें आता है। सो बिजनेस प्लान फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अब जो बिजनेस प्लान होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस प्लान की हम बात करें, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखा हुआ होता है, जाहिर बात है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, और फिर कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए उसके तरीके भी लिखे होते हैं। नाउ द फ्रेंचाइजिंग, अब फ्रेंचाइजिंग एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सा बिजनेस है। आप जो है वो फ्रेंचाइज देखते हैं, डिफरेंट कंपनीज के फ्रेंचाइज जो वो देखते हैं। अब ये क्या है कि एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दो पार्टीज जो हैं शामिल होती हैं। एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को राइट देती है और मुख्तलिफ चीज़ों के राइट दिए जाते हैं, जैसे कि अब उसका ट्रेडमार्क यूज़ करने का, उसका नाम यूज़ करना, उसकी ब्रांड यूज़ करना, उसके सिस्टम का यूज़ करना, उसके मेथड्स का, और इवन के उसने जो रिसर्च की हुई है पहले से उनको भी, और इवन के उसका पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ कर लेना, ये सब जो है वो फ्रेंचाइजिंग के अंदर आ जाता है। अब न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस की हम बात करें आज के दौर में, इस दौर में 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, जो नए ट्रेंड्स देखने में आते हैं हमें बिजनेस के अंदर, सो ई कॉमर्स या ई बिजनेस का ट्रेंड देखने में आता है कि ऑनलाइन आप देखते हैं कि कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर इजीली जो है वो बाय किया जा सकता है प्रोडक्ट्स को। इंटरनेशनली भी हैं और हमारे कंट्री में भी कई सारी साइट्स मौजूद हैं। और इसके अलावा एक और ट्रेंड जो देखने में आ रहा है वो वुमेन इन बिजनेस है। आप देख सकते हैं कि आज के दौर में काफ़ी सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर वुमेन की जो है वो एक प्रोफेशनल जो है उनको, जाहिर बात है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर वो जो है प्रोफेशनली तौर पे उनका जो है वो वर्क हमें दिखाई देता है, जो कि पहले हमारे कंट्री में स्पेशली जो है वो ऐसा नहीं दिखाई देता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है अब ऐसा, और उनको भी जाहिर बात है अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और बिजनेसेस जो है जाहिर बात है आप देखते हैं कि ज़्यादा बेटर डिस्प्ले किया जा रहा है, ये भी है। स्टाफ जो है वो वेल मैनर है, अच्छा स्टाफ है, यानी कि ऐसा है कि एजुकेटेड भी है और वो अच्छी तरह से बिहेव करते हैं लोगों से, और उनके पास फिर नॉलेज भी ज़्यादा होती है कस्टमर के बारे में भी, और ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड हैं, जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से जो है वो चलते हैं। नाउ द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, दुनिया भर से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देखने में आती है, सो लोगों के पास अवेयरनेस है ग्लोबल मार्केट की, और इंटरनेट ने जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है इस चीज़ के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो ग्लोबली तौर पे सक्सेस तो मिली है हमारी, जो भी जाहिर बात है एक्सपोर्ट है हमारी चीज़ों को, काफ़ी सक्सेस तो मिली है, लेकिन कोई ब्रांड जो है हम बड़ी ब्रांड देखने में नहीं आती है। एक्सपोर्ट तो बहुत हो रही है यहाँ, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट भी बहुत है, और इवन के अब तो आईटी के सेक्टर के अंदर फ्रीलांसर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो एक्सपोर्ट हुई है फ्रीलांसिंग की वजह से। लेकिन जो बड़ा इशू है वो ये है कि ब्रांड नेम जो है पाकिस्तान का इंटरनेशनली हमें देखने में नहीं आता, जो कि आना चाहिए था, क्योंकि जाहिर बात है इतनी एक्सपोर्ट होते हुए और इतनी सक्सेस अगर हमें दिखाई दे रही है तो कोई ब्रांड भी बड़ी आनी चाहिए, आईटी के अंदर भी आनी चाहिए, और ऑब्वियसली बात है बाकी सेक्टर्स के अंदर भी। नाउ द मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करें हम, मतलब जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसमें मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। मर्ज हो जाती हैं दो फर्म आपस में मिलकर एक नई फर्म बना ली। एक्विजिशन में एक फर्म ने दूसरी फर्म को एक्वायर कर लिया, जैसे कि फेसबुक ने जो है वो व्हाट्सएप को एक्वायर किया था। जॉइंट वेंचर होता है, दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलके कंबाइन करते हैं बिजनेस। और स्ट्रेटजिक अलाइंस होता है, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करते हैं म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए, ज़्यादातर एयरलाइन इंडस्ट्री में हमें देखने में आता है। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन बिजनेस की हम बात करें, सो एक एग्रीमेंट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी था जिसका मकसद ये था कि रिड्यूस किया जाए ट्रेड बैरियर्स जो है, जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, और प्रमोट किया जाए ट्रेड को टैरिफ कंसेशंस के ज़रिए।
और WTO बनाया गया, गैट जब ख़त्म हो गया वो तो सिर्फ एक एग्रीमेंट था, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी वो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन WTO के फॉर्म में बनाई गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक फोरम बनाया गया मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस का, उसके मेंबर्स का ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, और लिबरलाइज करना रूल्स को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन है। पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं तो जो पर कैपिटा इनकम है उसका मतलब ये होता है कि कितना जो इंडिविजुअल रिसीव करते हैं मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब ये कि पैसे के हवाले से कितना रिसीव करते हैं। सो ये मेजर करता है उस अमाउंट को जो कि एक शख्स अर्न करे किसी कंट्री के अंदर उसमें, यानी कि सिंपल वर्ड में बात की जाए तो ये एक एवरेज इनकम होती है। किसी शख्स की एवरेज इनकम जो होती है एक कंट्री के अंदर, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसी वजह से इसको कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि टोटल इनकम जो होगी एक कंट्री की, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज इनकम मिल जाएगी कि एक शख्स की कितनी एवरेज इनकम है। तो अब एवरेज इनकम ये वेरी करती है, और जब बिजनेस करते हैं तो एवरेज इनकम जो होती है पर कैपिटा इनकम, इसको लाजमी देखा जाता है कि ताकि इससे प्राइस सेट की जाए प्रोडक्ट्स की। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने कंट्री का बाकी कंट्रीज से, तो हमारे यहाँ जो एवरेज इनकम बनती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स के हिसाब से ही देखा जाता है जब इंटरनेशनली देखते हैं, क्योंकि जाहिर बात है प्राइस जब हम सेट करेंगे तो उसमें डॉलर देखा जाएगा। सो हमारे यहाँ बहुत कम जो है वो पर कैपिटा इनकम बनती है, $140 से भी कम बनती है 1 मंथ की जो पर कैपिटा इनकम बनती है। जबकि इसके मुकाबले में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ ईज़िली $3,000 से $4,000 बन जाती है। और इस तरह यूएस के अंदर 6,000 से भी ज़्यादा, तकरीबन 6,500 तक जो है वो पर कैपिटा इनकम बन जाती है। तो इसी तरह अब वहाँ पे कोई एक मिसाल दी जाए, कोई ड्रेस अगर वहाँ $100 का भी है तो उनके लिए कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन वही ड्रेस यहाँ अगर $100 का है तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है ये डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो वो यहाँ की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है पर कैपिटा इनकम की वजह से ही जो महंगाई हमें ज़्यादा, जो हमारे यहाँ हमें महंगाई लगती है। अगर हम देखें इंटरनेशनली लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ बड़ी सस्ताई है, लेकिन हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है काफ़ी महंगाई। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारी एवरेज इनकम है, वो बहुत कम है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। उसके बाद ये कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस की हम बात करते हैं। इससे जो गैप होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, उसको हम सरप्लस और डेफिशिएट कहते हैं। और ये वेरी करता है, यानी कि अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो गई तो डेफिशिएट, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई तो सरप्लस। और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, यानी कि अगर एक कंट्री से इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है तो एक कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, तो ये होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो टोटल रिसिप्ट में से जब हम टोटल पेमेंट माइनस कर देते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है। जो कुछ जितना हमें रिसीव हुआ उसमें से जब हमने पेमेंट को माइनस किया, रिसिप्ट अगर ज़्यादा हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, और अगर पेमेंट ज़्यादा हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल होता है। नाउ द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो उसमें कई सारे बैरियर्स भी आ जाते हैं। एक तो सोशल और कल्चरल चेंज आता है, हर सोसाइटी अलग है और जाहिर बात है हर कंट्री का कल्चर भी अलग होता है। और इवन के एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट सब कल्चर्स होते हैं। हमारे यहाँ पर भी अब एक कंट्री, हमारे कंट्री का कल्चर तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ में सब कल्चर्स भी मौजूद हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के। सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है, केपी का अलग है, और बलूचिस्तान का अलग है, और इसी तरह गिलगित वगैरह का अलग है। सो डिफरेंट जो है सब कल्चर्स भी हमें दिखाई देते हैं। और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लाइफ स्टाइल लोगों का दिखाई देता है। क्लाइमेट का बहुत फ़र्क है, और इसके अलावा लॉज, डिफरेंट लॉज हैं। और लॉज के अंदर फिर जाहिर बात है कई सारे लॉज आ जाते हैं, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी के हिसाब से जो लॉज हैं, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप के हवाले से। और फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ जाते हैं, और ये जो है पीछे वाली जो बात थी उससे भी जुड़ती है यहाँ पर आकर, कि जो पर कैपिटा इनकम है, जो एवरेज इनकम है, हम डॉलर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ अगर $100 की कुछ कंट्रीज़ में उसको एक्सपेंसिव नहीं कंसिडर किया जाता, तो जाहिर बात है हमारे कंट्री में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाएगा, जहाँ पर एवरेज इनकम ही $140 से भी कम है। उसके बाद ये कि पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाहिर बात है गवर्नमेंट आ जाती है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है एक तरफ तो वो भी है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं। कहीं पर
डेमोक्रेसी है, तो कहीं पर किंगडमशिप है, तो कहीं पर डिक्टेटरशिप भी है, और कहीं पर कम्युनिज्म भी है। सो डिफरेंट जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं। इसके अलावा टैरिफ है, जो कि टैक्स लगाया जाता है जब कोई माल आ रहा है बाहर से, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाता है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। कोटा कंपनी जो है, सॉरी कंट्री जो है, कंट्री की तरफ से इम्पोज की जाती है, लिमिट लगा दी जाती है जो इम्पोर्ट हो रही होती है उसके ऊपर, कि इससे ज़्यादा नहीं आ सकती क्वांटिटी। इसके अलावा सब्सिडीज़, अब सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं वो दी जाती हैं अपने कंट्री के प्रोड्यूसर को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको, एक्सपोर्टर्स को दी जाती है सब्सिडी, ताकि वो जो है एक्सपोर्ट कर सकें। और हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जाहिर बात है एक अच्छी गवर्नमेंट यही चाहेगी कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब्सिडीज़ देते हैं। लेकिन अब ये सब्सिडी उस कंट्री के लिए तो अच्छा है जहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही है, लेकिन जिस कंट्री के अंदर इंपोर्ट हो रही है तो वहाँ पर बैरियर्स भी बन सकते हैं, कई सारे बैरियर्स भी बन जाते हैं। तो एक चीज़ एक जगह फ़ायदा दे रही है तो दूसरी जगह उसका नुकसान भी हमें देखने में आ सकता है। अब जो जो वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर होंगे उनको नुकसान होगा, क्योंकि दूसरे कंट्री से माल जो है वो सस्ते में आ रहा है सब्सिडी की वजह से। उसके बाद ये कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बेनिफिट के बारे में सोचा जाए सोसाइटी के, और अवॉइड किया जाए हार्मफुल एक्टिविटीज़ जिससे नुकसान होता है सोसाइटी को। वही चीज़ आई थी कि ना सिर्फ अपने बिजनेस किया जाए बल्कि सोसाइटी के बारे में भी सोचा जाए, जो चीज़ फ़ायदा दे वही किया जाए सोसाइटी को, और जो नुकसान दे उससे बचा जाए। नाउ द स्टेक होल्डर्स, अब ये वो लोग होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं अफेयर के अंदर, बिजनेस के किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से। स्टेक होल्डर के अंदर कस्टमर भी आते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, बैंकर्स भी आ जाते हैं। विजल ब्यूलर की बात करें कि ऐसे लोग होते हैं ये जो कि इरेगुलरिटीज़ देखते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन से हटके है, सो उसको देख के फिर नॉलेज में लेकर आते हैं मैनेजमेंट के कि ये हो रहा है हमारे ऑफिस के अंदर। मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट में होता क्या है कि दूसरों के ज़रिए काम लिया जाता है। और मैनेजर की बात करें कि ऐसा शख्स होता है जो कि प्रैक्टिस करता है फंक्शंस अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, लीडिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ की बात करें, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि अफेक्ट करती है। उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आ जाती है जो कि उससे नीचे की होती है, जो एक बिजनेस लेवल पे अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को। और फंक्शनल लेवल आ जाती है जो कि फंक्शनल एरियाज को से रिलेटेड है, जैसे कि मार्केटिंग एक फंक्शनल एरिया है, अकाउंटिंग एक फंक्शनल एरिया है। मिशन स्टेटमेंट की बात करें सो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट होता है कि कैसे वो अचीव करेगी उसका पर्पस जो है एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर वो बिजनेस करती है। और ये जो है रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस भी होता है मिशन जो होता है। और मैनेजमेंट प्रोसेस की हम बात करें, ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है, कंट्रोल की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज ताकि अचीव किया जाए उसके गोल्स को। अब टाइप्स ऑफ मैनेजर की हम बात करें तो मैनेजर्स की टाइप होती हैं, तमाम मैनेजर एक जैसे नहीं होते हैं, लेवल्स भी होती हैं और डिफरेंट तरह के मैनेजर्स होते हैं। सो तमाम जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास सेम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से। लेवल्स की हम बात करें, सबसे ऊपर टॉप मैनेजर होते हैं, ऐसे मैनेजर जो सबसे ऊपर के लेवल के होते हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। मिडिल मैनेजर आते हैं जो उनसे नीचे के होते हैं, जो एक तरह से मिड में है, इनसे ऊपर टॉप मैनेजर है, उनके नीचे फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं। फर्स्ट लाइन सबसे नीचे के लेवल के मैनेजर होते हैं जो कि नॉन मैनेजरियल स्टाफ को मैनेज कर रहे होते हैं। अब मैनेजमेंट स्किल्स की हम बात करें किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, सो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि जनरली तौर पर लो लेवल मैनेजर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। अक्सर आप टेक्निकल स्किल्स के ही बारे में सुनते होंगे, लोग जो है जब भी स्किल्स की बात करते हैं वो नॉर्मली तौर पर टेक्निकल स्किल्स की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है टेक्निकल स्किल्स ही एनफ नहीं है। और जब मैनेजमेंट की बात होती है तो टेक्निकल स्किल्स जनरली तौर पर लो लेवल मैनेजर्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं फिर ह्यूमन रिलेशंस स्किल। अब ये जो स्किल्स हैं ये ज़्यादातर मिडिल लेवल के मैनेजर्स को रिक्वायर्ड है, लेकिन ये स्किल ऐसे हैं जो कि तमाम मैनेजर्स के लिए आज के दौर में हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है। इन स्किल्स में क्या होता है कि लोगों के साथ अच्छी तरह से उनको समझा जाए, उनके साथ अच्छी तरह से डील किया जाए, उनको मैनेज किया जाए, ये है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो कि टॉप लेवल की मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है कि
सोचा जाए कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में, जो भी मुश्किल तरीन सिचुएशन है उसके बारे में सोचा जाए और कॉन्सेप्चुलाइज किया जाए। जैसे कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं गर्मी में, एग्जाम्पल दी जा रही है आपको कि एग्ज़ाम गर्मी में हो रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचा जाए। जो कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें हैं, ये स्किल्स जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें सो इसमें क्या है कि सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टेड होती है अट्रैक्ट करने में, डेवलप करने में, मेंटेन करने में एक इफेक्टिव वर्कफोर्स। यानी कि ह्यूमंस की बात होगी जब ह्यूमन रिसोर्स की बात होगी, और ह्यूमन रिसोर्स से मुराद यहाँ पर वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए अट्रैक्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा इफेक्टिव वर्कफोर्स को। अब जॉब एनालिसिस की हम बात करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए कलेक्ट किया जाता है तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेट करती है कि स्पेसिफिक जॉब के साथ, और इसके दो फर्दर पोर्शन हैं। सो जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि कवर करता है जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब ड्यूटीज़, वर्किंग एनवायरनमेंट और सुपरविजन। जॉब स्पेसिफिकेशन कवर करता है एरियाज जिसके ह्यूमन स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड होता है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक जॉब, क्वालिफिकेशन, जेंडर, एज, एक्सपीरियंस, स्पेशल स्किल्स और एटीट्यूड वगैरह। जॉब एनालिसिस की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है जॉब का एक ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, सिस्टमेटिक एवेल्यूशन है ड्यूटीज़ का, वर्किंग कंडीशन का, टूल्स का, मटेरियल्स का, इक्विपमेंट जो कि रिलेट करते हैं जॉब परफॉर्मेंस के साथ। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये डिस्क्रिप्शन और स्किल्स के, एबिलिटीज़ का, दूसरी क्रेडेंशियल जो कि रिक्वायर्ड होती है एक जॉब के लिए। नाउ द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आज के अंदर जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इसका जो बेसिक गोल है वो है प्रोटेक्ट करना लोगों को अनफेयर या इनअप्रोप्राइट डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि किसी भी तरह का ऐसा फ़र्क से जो कि अनफेयर हो, किसी भी तरह के अनफेयर किस्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के दरमियान, यानी कि फ़र्क ना किया जाए। सिर्फ फ़र्क हो तो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर फ़र्क किया जाए, ये है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर, किसी के साथ इसलिए बुरा किया जा रहा है कि उसका स्किन कलर पसंद नहीं है बॉस को, या उसकी जो ज़बान उसकी जो है वो कोई और ज़बान बोलता है, जो बॉस की ज़बान है उससे हट के कोई ज़बान है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इन तमाम चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाए वर्कर्स को। और इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ऑन द बेस ऑफ रेस, किसी की नस्ल की बुनियाद के ऊपर फ़र्क ना किया जाएगा, क्रीड की बुनियाद के ऊपर, सेक्स की बुनियाद के ऊपर, यानी कि मेल या फीमेल की बेस के ऊपर भी फ़र्क नहीं किया जाएगा, और ना नेशनल ओरिजिन की बुनियाद के ऊपर कि किस कंट्री से उसका ताल्लुक जुड़ा है, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद के ऊपर फ़र्क नहीं किया जाएगा। ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आ जाता है। सो एप्लीकेशन ब्लैंक की हम बात करें, सो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है फिल करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑर्डर जो होता है फर्म का उसके मुताबिक, और ये एक सीवी की ही फॉर्म है लेकिन इसको प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। नाउ द वैलिडेशन, अब ये जो प्रोसेस होता है चेक करने का अप्रोप्रिएटनेस जो है किसी भी मेथड की या फिर टूल की, कि किस हद तक जो है वो सेटिस्फाई कर सके जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है या फिर फिट हो सके प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में। और तीन फॉर्म्स होती हैं वैलिडिटी की, एक तो कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्टेक्स्ट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी भी होती है। जॉब इंटरव्यू की हम बात करें सो एक ऐसा सिलेक्शन मेथड होता है जिसके अंदर वर्बली तौर पे इंटरेक्ट किया जाता है कैंडिडेट के साथ। वर्बली का मतलब ये कि जाहिर बात है वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और टाइप्स हैं जॉब इंटरव्यू की, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू लिया जाता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है जो कि एक तरह का शॉर्ट इंटरव्यू होता है, और एक सिलेक्शन इंटरव्यू होता है जो कि एक तरह का फाइनल इंटरव्यू होता है। और जो मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, जो ट्रेनिंग करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है। इसमें होता है क्या कि काम करते हुए सीखते हैं एम्प्लॉयज़, और ऑफ दी जॉब होती है, इसमें काम करते हुए नहीं सीखते बल्कि दूसरे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसके लेक्चर वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, या फिर कुछ गेम्स का भी यूज़ किया जाता है। ऐसे गेम्स होते हैं जिनके ज़रिए सिखाया जाता है। और कंपनसेशन की बात करें तो मॉनेटरी रिवार्ड होता है जो कि पैसे की फॉर्म में दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड भी होता है जैसे कि प्रमोशन की जा रही है, ये भी ज़ाहिर बात है एक रिवार्ड है। टाइप ऑफ इंसेंटिव्स की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि हर किसी को पे किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे इंसेंटिव भी होते हैं और इंडिविजुअल लेवल भी होता है। इसमें क्या होता है कि पेड किया जाता है इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अच्छी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वेजेस एंड सैलरीज की बात करें, वेजेस जो है वो अ, ऐसा कंपनसेशन होता है जो पे किया जाता है, 1 ईयर के लिए 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 1
जितना काम किया उसकी बुनियाद के ऊपर वेजेस में ही होता है। और सैलरी होता है जो कि डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है, जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जॉब की होती हैं। और मोटिवेशन इन वर्क प्लेस की हम बात करें तो मोटिवेशन एक फोर्स होती है जो कि फोर्स करती है लोगों को एक टास्क की तरफ। और एम्प्लॉय मोटिवेशन जो है ज़्यादा क्रिटिकल है एक फर्म की सक्सेस के लिए, ना कि जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल। मैग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को अगर हम देखते हैं तो थ्योरी एक्स तरह का जो मैनेजर है वो एक तरह का नेगेटिव किस्म की सोच रखता है, जबकि थ्योरी वाई जो मैनेजर होता है वो एक पॉजिटिव किस्म की सोच रखता है। इक्विटी थ्योरी की बात करें तो इसमें इक्वालिटी जो है वो देखते हैं, एम्प्लॉयज़ ये देखते हैं जितनी हमें एबिलिटी है, जो हमारा इनपुट है उतना ही हमें आउटपुट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आउटकम भी उतना मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा। यानी कि अब एक शख्स ने जारी बात है MBA किया हुआ है और वो जितने आवर्स वर्क कर रहा है तो वो ये कंपेयर करेगा कि उसका जो फ्रेंड है उसने भी अगर MBA किया हुआ है और वो भी उतने ही आवर कर रहा है तो उसको भी उतनी ही सैलरी दी जाए। अगर उसके फ्रेंड को 1 लाख दिया जा रहा है तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि उसको भी 1 लाख जो है वो सैलरी दी जाए। उसके बाद है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसमें क्या है कि सेट किया जाता है प्रोसीजर्स जिसमें शामिल होते हैं दोनों, मैनेजर भी और सबॉर्डिनेट भी। यानी कि मैनेजर खुद से नहीं करता सारा काम बल्कि सबॉर्डिनेट को भी शामिल करता है प्रोसीजर सेट करने में, सॉरी सेट करने में, गोल्स को सेट करने में और इवेल्युएट करने में प्रोग्रेस। नाउ दी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है? नॉर्मली तौर पे लोग मार्केटिंग को सेल्स समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग में सिर्फ सेल्स नहीं, बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं। सो मार्केटिंग असल में है क्या? प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, कॉन्सेप्शन को, प्राइसिंग को, प्रमोशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, आइडियाज़ की, गुड्स की और सर्विसेज की, ताकि क्रिएट किया जाए एक्सचेंजेस जो कि सेटिस्फाई करें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो असल जो मकसद है ना मार्केटिंग का वो यही है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट को अर्न किया जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाएं जो कस्टमर की तरफ से जिनकी डिमांड हो। ये है असल में मार्केटिंग। मार्केटिंग का मकसद ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स लाई जाएं जो कस्टमर जिनकी डिमांड करे, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि कंज्यूम्ड हो जाती हैं, जब यूज़ किया उनको कंज्यूम कर लिया हमने, ख़त्म हो जाती हैं फिर वो, जैसे कि टी है, सॉप है, टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम है, कुकिंग ऑयल वगैरह। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, इंडस्ट्री में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, इसके अलावा मशीनरी, केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वगैरह। नाउ द रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसमें क्या होता है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है कस्टमर्स के साथ, उनको फ़ोन कॉल्स भी की जाती हैं, गिफ्ट्स भेजे जाते हैं इस तरह से, और आज के दौर में ईमेल वगैरह भी किए जाते हैं। मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो फर्म का जो मार्केटिंग मिक्स होता है इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। कुछ बुक्स में 7 पीस भी दिखाई देते हैं, लेकिन मेन जो है वो 4 पीस है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नाउ द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी कंपनी पूरी मार्केट को टारगेट नहीं कर सकती क्योंकि मार्केट जो है बहुत बड़ी होती है, तो सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, तोड़ दिया जाता है मार्केट को। सो ग्रुप बनाया जाता है कस्टमर्स का सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के साथ, बिहेवियर के साथ और नीड के साथ। और सेगमेंट जो है मुख्तलिफ तरीके के बनाए जाते हैं। एक जोग्राफिक सेगमेंट होता है जो कि मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से बना लिया जाता है। इसमें सर्टेन एरियाज आ जाते हैं, रीजन्स, सिटीज़ आ जाते हैं। डेमोग्राफिक के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन के मुताबिक, जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक बनाया जाता है, जैसे कि पॉपुलेशन की एज के मुताबिक, जेंडर के मुताबिक या इनकम के मुताबिक। साइकोग्राफिक में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल तौर पर जो लोगों का एनालिसिस किया जाता है उसके मुताबिक जो वो बनाया जाता है सेगमेंट। बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात करें, मार्केट को डिवाइड किया जाता है कस्टमर की जो नॉलेज होती है प्रोडक्ट वगैरह के बारे में उसके हिसाब से। नाउ द रिसर्च मेथड। अब रिसर्च जो की जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। ऑब्जर्वेशन होता है, लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों से पूछने से ना मिले, लोग ना रिप्लाई करें या फिर पूछना सही ना हो, मुनासिब ना हो, तो वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है लोगों को ऑब्जर्व करके जो है वो रिसर्च की जाती है। इसके अलावा सर्वे मार्केट रिसर्च होती है जिसमें क्वेश्चनर भेजा जाता है, या तो मेल कर दिया जाएगा उनको या फिर यूज़ किया जाता है एज अ बेसिस जो इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा फोकस ग्रुप मार्केट रिसर्च होती है जिसके अंदर एक स्मॉल ग्रुप जो है लोगों का उसको जमा किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है एक इशू के साथ और उनसे पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है डेप्थ के अंदर। एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो रिसर्च मार्केट रिसर्च टेक्निक जिसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है रिस्पॉन्सेज जो है सेम या सिमिलर लोगों के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंडर।
द अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सो मार्केटर जो है वो स्टडी करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को सीखने के लिए कि क्या इंडिविजुअल जो है वो किस वजह से इंडिविजुअल जो है बाय करते हैं एक प्रोडक्ट दूसरी के मुकाबले में। कुछ ना कुछ तो वजूहत होती है ना कि कोई एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं दूसरी नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कुछ ना कुछ वजूहत हैं कि एक कर रहे हैं दूसरे नहीं, दूसरी प्रोडक्ट को छोड़कर। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट है क्या। प्रोडक्ट सब यूज़ करते हैं लेकिन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। सो प्रोडक्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ऑफ़र किया जा सकता है सेल के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़ाहिर बात है उसको सेल के लिए ऑफ़र करती है और बदले में ज़ाहिर बात है वो उससे प्रॉफिट अर्न करती है। और फॉर्म्स जो है प्रोडक्ट की इसके अंदर टेंजिबल फॉर्म है जो कि फिजिकली तौर पे प्रोडक्ट्स हमारे सामने होती हैं, जो फिजिकली होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल होती हैं जिनको हम फिजिकली तौर पे टच नहीं कर सकते। प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो ये क्या है कि कॉम्बिनेशन होता है उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर करती है, उसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं सो पहला इंट्रोडक्शन स्टेज है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर ग्रोथ होती है जिसमें कंज्यूमर अवेयरनेस इंक्रीज होती है, मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है, फिर जहाँ पर पीक पे होती है सेल, और फिर डिक्लाइन आ जाता है यानी कि गिरना शुरू हो जाती है। अब ब्रांड की हम बात करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं लेकिन ब्रांड है क्या असल में। ब्रांड जो है वो एक सिंबल भी हो सकता है, एक साइन भी हो सकता है, या फिर किसी तरह की राइटिंग हो सकती है, एक अच्छी तरह से कुछ लिखा हुआ हो सकता है, एक कलर भी हो सकता है, एक डिज़ाइन भी हो सकता है। ये इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी होता है जो कि एक आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को अलग बनाता है दूसरी प्रोडक्ट से। अब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लोग इसी वजह से ख़रीदते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम ख़रीद रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ खासियत है जो दूसरी में नहीं है। सो ब्रांड जो है वो कोई सिंबल भी हो सकता है। अब मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ ब्रांड जो होती हैं उसमें क्या आप देखते हैं मुख्तलिफ सिंबल्स भी उन्होंने यूज़ किए होते हैं। कभी कभी सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई साइन भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई राइटिंग कुछ अच्छी तरह से वर्ड्स लिखे हों वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कलर भी होते हैं अपने ब्रांड्स के, अपने अपने उनके कलर्स होते हैं, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, ये या फिर मिला के कई सारी चीज़ें भी वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से अलग दिखाएं। पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करते हैं। सो पैकेजिंग क्या है, वो ड्रेस है प्रोडक्ट का, और वो डिज़ाइनिंग और उसमें क्या होता है कि बनाया जाता है रेपर को, जो कि रेपर में प्रोडक्ट्स लेते हैं। जबकि लेबलिंग से मुराद पैकेजिंग का ही हिस्सा होता है जिस पे नाम देखते हैं आप लिखा हुआ होता है, कंटेंट्स लिखे होते हैं, और नाम जो है मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा होता है कि मेड बाय, मेड इन, इस तरह करके। प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइस से मुराद वैल्यू होती है जो कि सेलर को मिलती है जब वो एक्सचेंज करता है गुड्स या सर्विसेज। और उसके बाद ये कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो कि हमें बताता है कि किस पॉइंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। और ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि फिक्स रहती है चाहे जितनी भी जारी बात है सेल हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, जैसे कि रेंट है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी कर जाती है जैसे कि रॉ मटेरियल है। सो प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं। नई प्रोडक्ट की जब प्राइस सेट की जा रही हो तो प्राइस स्कीमिंग होती है जिसमें होता है क्या है कि शुरू में ज़्यादा प्राइस चार्ज की जाती है, जबकि पेनिट्रेशन में कम प्राइस शुरू में चार्ज की जाती है। फिक्स प्राइस में फिक्स प्राइस रहते हैं, डायनेमिक में जो है वो चेंज होते हैं। एजेंट्स एंड ब्रोकर की हम बात करें तो ये कौन लोग होते हैं, ये जो है वो जाहिर बात है इंटरमीडियरी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं दरमियान में होते हैं और प्रोवाइड करते हैं वाइड रेंज ऑफ सर्विस, यानी कि शेल्फ और डिस्प्ले, मर्चेंडाइजिंग और एडवर्टाइजिंग लेआउट भी। और नॉर्मली तौर पे ये खुद इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि ये दूसरे की प्रोडक्ट को सेल करवा रहे होते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं जो कि मूव करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जाती हैं। और उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग प्रमोशन की हम बात करें। अब एडवर्टाइजिंग क्या, आज के दौर में एडवर्टाइजिंग जो है जाहिर बात है बहुत कॉमन चीज़ है और हर जगह हम देखते हैं। अब तो हमारे इस फ़ोन पे भी जाहिर बात है एडवर्टाइजिंग है। आज से अगर हम 20 साल पहले देखें तो उन फ़ोन्स के अंदर पॉसिबल ही नहीं था कि हम एडवर्टाइजिंग हमें दिखाई जाए, लेकिन आज के फ़ोन जो है वो इतने ज़्यादा एडवांस भी हो चुके हैं और इतना ज़्यादा उनके अंदर चीज़ें आ चुकी हैं कि अब उन फ़ोन्स तक में हमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाई जा रही है। सो प्रोमोशनल टूल होता है जिसका जो कि पेड होता है। सबसे अहम चीज़ ये कि एडवर्टाइजिंग जनरली तौर पे पेड होती है, फ्री में एडवर्टाइजिंग नहीं होती। और नॉन पर्सनल होता है, पर्सनली तौर पे नहीं होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि इन्फॉर्म कर सकें ऑडियंस को प्रोडक्ट के बारे में। एडवर्टाइजिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कई सारे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो नई हो या ऐसी प्रोडक्ट भी हो जिसके अंदर नया फीचर आने वाला है पुरानी प्रोडक्ट लेकिन नया फीचर आने वाला है, या कोई नई चीज़ आने वाली है उसके बारे में हमें पता चलता है। इस तरह ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में लोग भूल चुके हैं और अचानक से
जो है वो ऐड चलता है तो हमें याद आता है कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में है। पर्सनल सेलिंग की हम बात करते हैं तो एक प्रोमोशनल टूल होता है जिसके अंदर एक सेल पर्सन कम्युनिकेट करता है 1 to 1 आमने सामने पोटेंशियल कस्टमर के साथ। और सेल्स प्रमोशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए स्टिमुलेट किया जाता है कंज्यूमर की बाइंग को, या फिर कॉपरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स एजेंट की तरफ से। अब पब्लिसिटी की हम बात करें, पब्लिसिटी अनपेड होती है जबकि एडवर्टाइजमेंट पेड थी, लेकिन ये जो है वो अनपेड फॉर्म होती है, मास मीडिया के जरिए किया जाता है, जनरली तौर पे टीवी का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है कि कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर, और जाहिर बात है वैल्यू ऐड की जाती है रॉ मटेरियल के अंदर और एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना दी जाती है। इसमें इनपुट होता है और फिर प्रोसेस किया जाता है, उससे आउटपुट बन के निकलता है। अब हमारे पास गैंट चार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है विजुअल एड्स होते हैं, विजुअली तौर पे हम देख सकते हैं इनको, और इनको ये यूज़फुल होते हैं लोडिंग और स्केजुलिंग के अंदर। और इसका जो नेम आया है वो हेनरी गैंट से आया है जिन्होंने डेवलप किया था उनको लेट 1800 के दौर में अगर हम देखते हैं। और ये शो करते हैं यूज़ जो रिसोर्सेज का, जैसे कि वर्क सेंटर और जो लेबर होते हैं उसका। अब है जस्ट इन टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि हासिल किया जाए मटेरियल को एग्जैक्टली जो है एट द टाइम ऑफ डिमांड। और ये मैकेनिज्म जो है वो वेल मेंटेन हो सकता है तभी जब हमारे सप्लायर के पास हमारी पूरी नॉलेज हो, यानी कि जब भी हम सप्लायर से बात करें कि हमें ये चीज़ चाहिए तो सप्लायर हमें फ़ौरन वो चीज़ दे दे। उसके बाद ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। सो इसमें क्या है कि सम टोटल होता है, सम टोटल जो कि शामिल होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लाने में मार्केट प्लेस तक, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट लाई जाए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में होता क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट लाई जाए, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिसके प्रिवेंशन होना, यानी कि डिफेक्ट्स को कम से कम किया जाए। ये ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड निकले तो उसको हम अलग कर देंगे, बल्कि इसमें कोशिश ये की जाती है कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को ही कम से कम मतलब यानी कि प्रोड्यूस किया जाए, डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को ही हम प्रोड्यूस ना करें, ऐसे सिस्टम लगा दें कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट ही ना बने। ये फोकस होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, और हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी के लिए। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करें तो जाहिर बात है, अगर क्वालिटी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब ये कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना होना, तब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे की जाएगी। क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है हमारी, अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी की नहीं है तो हम कॉस्ट पे करना पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आता है जब हम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में हमने सेल की, उसके बाद जो हम अगर हम कॉस्ट आएगी वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। जैसे कि वारंटी की जो कॉस्ट है वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। और इंटरनल फेलियर कॉस्ट तब है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि ये डिफेक्ट है। अब ISO 14000 कई सारे ISO हैं, और आज आप देखते हैं कि कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ISO सर्टिफाइड है। और एक प्लस पॉइंट ही होता है किसी प्रोडक्ट के लिए अगर वो ISO सर्टिफाइड है, क्योंकि ISO जो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये कितना इफेक्टिव है ISO या कितना नहीं है, ये तो खैर डिबेटेबल है। कई सारे कुछ लोग कहते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है, जबकि कुछ कहते हैं कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन अब अगर हम बात करें ISO 14000 की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सर्टिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट के हवाले से। सो ये जो ISO है ये एनवायरनमेंट के हवाले से, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ISO 14000 से सर्टिफाइड है तो वो प्रोटेक्ट कर रही है और एनवायरनमेंट को, उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है। ISO का फोकस असल में क्या है कि एक सिस्टम के ऊपर फोकस है, एक सिस्टम है एनवायरनमेंट के लिए, और 14000 जो है वो एक एनवायरनमेंट के लिए सिस्टम है। सो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट के लिए। कम्युनिकेशन, नाउ द कम्युनिकेशन। अब अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में नॉर्मली लोग समझते हैं कि बोलना ही कम्युनिकेशन है, जबकि सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर। सो कम्युनिकेशन का मतलब असल में ये कि इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। वन प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। सो कम्युनिकेशन का मतलब ये कि इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है एक शख्स से दूसरे शख्स तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक। और कम्युनिकेशन जो है जाहिर बात है लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का। बगैर कम्युनिकेशन के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। अब चाहे वहाँ पर कम्युनिकेशन बोल के की जा रही है, लिख के की जा रही है, या इशारों से की जा रही है, किसी भी तरह से की जा रही है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें, अपवर्ड है। इसमें होता क्या है कि ऊपर से नीचे तक जाती है कम्युनिकेशन, या नीचे से ऊपर तक जाती है। ऊपर के और नीचे के लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सॉरी, अपवर्ड के अंदर ऊपर जा रही है कम्युनिकेशन,
और नीचे के लेवल के लोगों से ऊपर के लेवल के लोगों तक जो जा रही है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। जबकि डाउनवर्ड में क्या हो रहा है कि नीचे आ रही है कम्युनिकेशन, नीचे की तरफ जा रही है, जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वहाँ से नीचे के लेवल के लोगों तक जा रही है। और वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी, वर्बल के अंदर होता है कि रिटर्न या ओरल कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वर्बल के अंदर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि इशारे वगैरह जो दिए जाते हैं इस तरह से। और चैनल की हम बात करें, ये जो है वो कैरियर होता है जो कि कैरी करता है मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक है। चैनल के ज़रिए मैसेज जो है वो पहुँचता है सेंडर से रिसीवर तक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।